हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यू हैव लर्न अबाउट द ऑल लिविंग थिंग्स हैव टू प्रोवाइड विद न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सबस्टांसेस। आल्सो वेस्ट आर हार्मफुल सबस्टांस प्रोड्यूस removed continuously for healthy functioning of the tissue, essential to have efficient mechanism for the movement of the substance to the cell and from the cells. Different group of animal have evolved different method for this transport. Simple organism like sponge ciliata circulate through water from their surroundings through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances. More complex organisms are special fluid within their bodies to transport such material. Blood is the most commonly used body fluid by the most of the higher organisms, including humans. For this purpose, another body fluid that is lymph also help in the transport of certain substances. तो हम बात करते हैं यहाँ पर बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन के बारे में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि डेली अब हम लोग क्या करते हैं, सारे लिविंग सेल को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और कुछ इसेंशियल सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको लगातार रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा शरीर पूरी प्रॉपर तरीके से हेल्दी रहे और प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। तो इसेंशियल टू दीज इफिशिएंट मैकेनिज्म ऐसा बनाए रखने के लिए हमें सेल से जो प्रोड्यूस जो हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं इनको लगातार हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके इसके लिए इवॉल्व किए हैं। जैसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है स्पंज और सिलेंटेटा, इन्होंने वाटर के ज़रिए से अपनी बॉडी कैविटी के थ्रू सेल से एक्सचेंज कराते हैं सब्सटेंस को, यानी कि सिंपल ऑर्गेनिज्म बॉडी कैविटी बॉडी सरफेस से यानी कि सिंपल डिफ्यूजन से अपना इसका एक्सचेंज करते हैं। जो मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है इनके पास में स्पेशल फ्लूइड पाया जाता है। जैसे उनमें से एक हमारे पास ब्लड है और दूसरा हमारे पास में लिम्फ है। तो ब्लड और लिम्फ जो है मोस्ट कॉमन टाइप का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन टाइप का फ्लूइड्स बॉडी फ्लूइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं, लिम्फ को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है लिम्फ को। तो ब्लड के बारे में देखते हैं। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ब्लड में क्या क्या आता है, ब्लड में आते हैं हमारे पास में प्लाज्मा आता है, ब्लड में प्लाज्मा होता साथ में फॉर्म्ड एलिमेंट आता है। ब्लड में प्लाज्मा प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, ब्लड क्या है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके पास में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, और साथ में क्या है फ्लूइड मैट्रिक्स। फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज एक्स्ट्रा कलर्ड viscous fluids constituting nearly 55% of blood. 90 to 92% of plasma is water and protein contribute to 6 to 8% of it. Mainly fibrinogen, globulin, albumin are major protein. तो हमारे पास में प्लाज्मा जो है वो स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड है, ये टोटल ब्लड का 55% रखता है। तो प्लाज्मा कितना होता है 55% रहता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं 45%। अब प्लाज्मा में 90 से 92% पानी होता है, और प्रोटीन जो है 6 से 8% होती हैं। प्रोटीन में कौन कौन है, फाइब्रिनोजन होती है हमारे पास प्रोटीन, ग्लोबुलिन है और एल्बुमिन है। फाइब्रिनोजन का काम क्या है, फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग में, फाइब्रिनोजन का काम है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ग्लोबुलिन का काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में होता है, और एल्बुमिन का होता है ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन होता है। ये क्या है मेजर प्रोटीन होती हैं, ब्लड प्लाज्मा की मेजर प्रोटीन होती हैं जो ब्लड प्लाज्मा में 6 से 8% पाई जाती हैं। फाइब्रिनोजन आर नीड क्लॉटिंग आर coagulation ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड एल्बुमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। Plasma contains also small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chloride, and glucose and amino acid lipids are present in the plasma, are always in transit in the body. Factor for coagulation or clotting of the body present in the plasma as in the inactive form. Plasma without clotting factor. Plasma without clotting factor called as serum. तो क्या कहते हैं फाइब्रिनोजन जो है वो क्या है
क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबुलिन जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जिम्मेदार है, और एल्बुमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। प्लाज्मा के पास में स्मॉल अमाउंट में मिनरल होते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन होते हैं। ग्लूकोज, एमाइनो एसिड और लिपिड जो हैं ये भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और कोagulation के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर होता है प्लाज्मा में, वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अगर हम क्या करते हैं, प्लाज्मा में से अगर क्लोटिंग फैक्टर हटा दें तो उसको सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। अगर हम प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर अगर हटा दें तो इसको बोलते हैं सीरम। ठीक है, तो सीरम क्या होता है, प्लाज्मा माइनस क्लोटिंग फैक्टर। तो क्लोटिंग फैक्टर कौन है हमारे पास में, फाइब्रिनोजन जो है क्लोटिंग फैक्टर है। अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो फॉर्म्ड एलिमेंट कितना होता है, 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। तो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, इनको हम मिला के बोल देते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। अब ये लगभग हमारे ब्लड का 45% रखते हैं। एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी जो हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सेल होती हैं जो ब्लड में होती हैं। एक हेल्दी मैन में एवरेज 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी जो होती हैं पर 100 ml ब्लड में पाई जाती हैं। आरबीसी जो है रेड बोन मैरो में एडल्ट में बनती हैं। आरबीसी के पास में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है इन द मोस्ट ऑफ द मैमल। आरबीसी का शेप जो होता है बाइकॉन्केव शेप में होती हैं। इनके पास में रेड कलर का एक इनके पास में एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन इसी की हीमोग्लोबिन का कलर जो है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी जो होती है रेड कलर की होती हैं। नेम ऑफ दिस सेल्स, यानी हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी का कलर रेड होता है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन जो होती है 100 ml ब्लड में पाई जाती है। और ये मॉलिक्यूल जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में रोल प्ले करते हैं। आरबीसी की जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो 120 दिन की होती है। उसके बाद में ये स्प्लीन में जा कर के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट को हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कार्पसेल्स। ये कलरलेस होती हैं। इनके पास में ये कलरलेस होते हैं, इनके पास में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये न्यूक्लिएटेड होती हैं और ये नंबर में कम पाई जाती हैं। सबसे कम नंबर में हमारी डब्ल्यूबीसी होती हैं। ये एवरेज 6000 से 8000 पर mm³ ब्लड में होती हैं। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव्ड होती हैं। ये दो कैटेगरी में आती हैं डब्ल्यूबीसी, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। तो न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल जो होती हैं ये अलग अलग डिफरेंट टाइप की ग्रेनुलोसाइट होती हैं। जबकि लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो है ए ग्रेनुलोसाइट है। न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली टोटल डब्ल्यूबीसी में से होती हैं। तो न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना है, 60 से 65% होता है। बेसोफिल का परसेंटेज सबसे कम होता है, 0.5 से 1% होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो है 6 से 8% पाई जाती हैं, जो फैगोसिटिक नेचर की होती हैं, जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करती हैं, जैसे जो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं। बेसोफिल सिक्रीट करती हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, और ये हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कन्फ्यूजन होता कहाँ पर, ग्रेनुलो और एग्रेनुलो में। तो एक ट्रिक है एमएलए। तो एम फार हो गया मोनोसाइट, एम फार हो गया मोनोसाइट और एल फार हो गया लिम्फोसाइट। एल फार हो गया लिम्फोसाइट, ए फार हो गया ए ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, तो एमएलए में मोनोसाइट, लिम्फोसाइट जो हैं वो हमारी ग्रेनुलोसाइट हैं, बाकी बची हुई कैसी हैं, ए ओ ग्रेनुलोसाइट होती हैं। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट और बाकी बची हुई लिम्फो आपकी ग्रेनुलोसाइट हो जाती हैं। तो उसको याद करने की ट्रिक क्या है, सबसे कम से ज़्यादा नंबर में पाई जाने वाली जो होती हैं, बम लाओ न लायक। बम लाओ न लायक। तो बी से हो गया बेसोफिल, बेसोफिल। ए फार हो गया एसिडोफिल, एसिडोफिल। एम फार हो गया मोनोसाइट्स, एम फार हो गया मोनोसाइट। एल फार हो गया लिम्फोसाइट
और नालायक में एन फार हो जाता है, नालायक में एन फार होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। अब यहाँ पर एसिडोफिल्स को एक और एसिडोफिल्स को हम कहते हैं यूसिनोफिल्स। यूसिनोफिल्स। एसिडोफिल्स बोले या यूसिनोफिल्स बोले एक ही बात है। तो सबसे कम पाई जाती है बेसोफिल। बेसोफिल कितना होता है? 0.5 से 1% होती हैं। जो एसिडोफिल्स होती हैं वो 2 से 3% होती हैं। और जो मोनोसाइट होती हैं वो 6 से 8% होती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं। और न्यूट्रोफिल हमारी 60 से 65% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल हैं और सबसे कम हमारे पास में बेसोफिल होती हैं। तो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में कौन जिम्मेदार है? बेसोफिल जिम्मेदार होती हैं। यूसिनोफिल का परसेंटेज 2 से 3% होता है, जो इन्फेक्शन से बचाती हैं। मतलब इस वजह से जो आपकी जो हैं यूसिनोफिल होती हैं वो एलर्जिक रिएक्शन से संबंध रखती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% होती हैं। ये दो तरीके की होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट जो हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होती हैं। प्लेटलेट जो हैं, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये सेल फ्रेगमेंट होते हैं जो मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होते हैं। मेगा कैरियोसाइट्स क्या होती हैं कि स्पेशल सेल होती हैं जो बोन मैरो में पाई जाती हैं। ब्लड में लगभग 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर 100 ml ब्लड में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं ये अलग तरीके के सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं जब कोगुलेशन के दौरान, कोगुलेशन में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं कोगुलेशन के समय एक अलग तरीके के सब्सटेंस को रिलीज़ करती हैं या ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। जब इनका नंबर जब कम हो जाता है तो क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा ब्लड अगर लॉस हो गया, बॉडी से तो दिक्कत हो सकती है। ख़ास तौर पे डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है। ब्लड ग्रुप, तो एज यू नो ब्लड ऑफ द ह्यूमन डिफर इन द सर्टेन एस्पेक्ट, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन में दो तरीक़ों से डिफ़र कर सकता है। हमारे पास में दो तरीके की ब्लड ग्रुपिंग होती है। एक तो होती ABO, दूसरा होता RH ग्रुप ब्लड ग्रुपिंग। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग में क्या है? ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन, यानी कि ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है दो तरीके के एंटीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस के बेसिस पे होता है। केमिकल जो होते हैं इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स, केमिकल जो होते हैं वो इंड्यूस्ड इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं RBC के पास में, जो कि A और B तरीके के होते हैं। तो हमारे पास में ABO ब्लड ग्रुपिंग में दो तरीके के सरफेस एंटीजन होते हैं। एक सरफेस एंटीजन A होता है, दूसरा सरफेस एंटीजन B होता है। प्लाज्मा में अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल में प्लाज्मा के पास में दो नेचुरल एंटीबॉडी पाई जाती हैं जो प्रोटीनेसिस नेचर की होती हैं, जो एंटीजन के अगेंस्ट काम प्रोड्यूस की जाती हैं। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जो है 4 ग्रुप ऑफ, यानी कि ब्लड ग्रुप जो है 4 तरीके के बनाते हैं, किस में एंटीजन है किस में नहीं है उसके बेसिस पे। तो AB और O 4 तरीके के ब्लड ग्रुपिंग होते हैं। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप A में एंटीजन आपके पास में, ब्लड ग्रुप A में एंटीजन जो होगा A होगा RBC की सरफेस पे। अगर B एंटीजन पाया गया तो B ब्लड ग्रुप, अगर AB एंटीजन पाया गया तो AB ब्लड ग्रुप, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो O ब्लड ग्रुप होता है। अब एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो A के अगेंस्ट एंटीबॉडी B के अगेंस्ट एंटीबॉडी A, और AB के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं होती ब्लड प्लाज्मा में, और O के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी पाई जाती है ब्लड प्लाज्मा में। तो A जो है, A किसको किसको दे सकता है? A को दे सकता है और O को दे सकता है। B वाला B को दे सकता है, O को दे सकता है। और AB जो है AB को दे सकता है, A को दे सकता है, B को दे सकता है, और यहाँ पर O को भी दे सकता है। O ब्लड ग्रुप जो है ये सबको दे सकता है। तो यहाँ पर यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हमारे पास में? ब्लड ग्रुप AB होता है। ब्लड ग्रुप AB जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। तो ब्लड ऑफ द डोनर हैज़ बी केयरफुल मैच्ड, यानी कि ब्लड डोनेशन करने से पहले उसको प्रॉपर्ली मैच किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले, ताकि कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो, यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC ना होने पाए। डोनर की कॉम्पैक्टिबिलिटी जो है यहाँ पे बताई गई है। तो फ्रॉम दिस, और यहाँ पे क्या बताया गया है, यूनिवर्सल जो डोनर है वो ब्लड ग्रुप O है। ब्लड ग्रुप O में भी कौन सा? O निगेटिव होता है। और AB जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता। और यूनिवर्सल डोनर O क्यों है? क्योंकि इसके पास में कोई भी एंटीजन नहीं होता। RH एंटीबॉडी, तो RH एंटीबॉडी एक दूसरे तरीके का एंटीजन पाया जाता है, इसको बोलते हैं RH एंटीजन बोलते हैं, जो
रीसस मंकी में जो पाए जाने वाला जो एंटीजन था उसके सिमिलर होता है, जिसको आप RH बोलते हैं। तो ये भी क्या है, आरबीसी की सरफेस पे पाया जाता है। लगभग 80% इंसानों में RH एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ऐसे ऐसे इंडिविजुअल जिनमें RH एंटीजन पाया जाता है आरबीसी की सरफेस पे उनको बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिनमें एंटीजन एब्सेंट होता है उनको बोलते हैं RH निगेटिव। तो RH निगेटिव जब RH पॉजिटिव से ब्लड जब एक्सेप्ट करता है तो उसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना लेता है। किसके अगेंस्ट? RH एंटीजन के अगेंस्ट। तो जब RH ग्रुपिंग जब की जाती है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले उसको मैचिंग की जाती है। तो एक स्पेशल केस होता है जिसको बोलते हैं RH इनकॉम्पैक्टिबिलिटी यानी मिस मैचिंग का केस। तो इसमें हम देखते हैं RH निगेटिव ब्लड जो है प्रेग्नेंट मदर का RH निगेटिव ब्लड है, और फीटस का क्या है? RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। तो इस कंडीशन में RH एंटीजन जो फीटस का डू नॉट गेट एक्सपोज टू RH निगेटिव। तो इस पहले प्रेगनेंसी के दौरान में जो है फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मदर के RH निगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ में संपर्क में नहीं आता है। दो ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा से कनेक्टेड रहता है। अब जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की जब डिलीवरी होती है तो उस दौरान में पॉसिबिलिटी होती हैं कि मैटरनल ब्लड में थोड़ा बहुत RH पॉजिटिव ब्लड जो है फीटस से निकल के मिल जाता है। तो इस केस में मदर जो है RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना चालू कर देती है। तो जब प्रेगनेंसी जब होती है तो उस दौरान में RH एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट हैं। मदर के पास में RH निगेटिव ब्लड ग्रुप था, उसने RH एंटीबॉडी बना ली। अब दोबारा जब फीटस जब आएगा, जब मदर जब प्रेग्नेंट होगी तो RH पॉजिटिव जो होगा उस दौरान में फीटल की आरबीसी को RH एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है, फैटल टू द फीटस। और इस दौरान में सिम्टम्स क्या होते हैं? सीवियर एनीमिया और जॉइंटिस। इस कंडीशन को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टैलिस फिटेलिस। इसको अवॉइड करने के लिए RH एंटीबॉडी इंजेक्शन दिया जाता है। जैसे ही फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी होती उसके तत्काल मदर को RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो एंटीबॉडी ना बनाने पाए। कोगुलेशन ऑफ ब्लड। Coagulation of blood. So you know that when you cut your finger or hurt yourself, your wound does not continue to bleed for a long time. Usually blood stops flowing after some time. Blood exhibit coagulation or clotting in response to any injury or trauma. This mechanism to prevent excessive loss of blood from body. You would have observed dark reddish brown scum formed at the site a cut or injury over a period of time. It is clot or coagulum formed mainly of network of threads called fibrin. In dead or damaged formed element of blood are trapped. Fibrin are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by enzyme thrombin. Thrombin in turn are formed from inactive substance present in the plasma called prothrombin. An enzyme complex called as thrombokinase is required to evaporation. This complex formed a series of linked reactions called as cascade process. Involve number of factors present in the plasma is inactive state. An injury or trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor, activate the mechanism of coagulation. Certain factor released by tissue at the site of injury also can initiate coagulation. Calcium ion play a very important role in a clotting. तो क्या कहते हैं कि जब कभी भी हमको कट लग जाती है तो ब्लड जो है लगातार नहीं बहता, कुछ समय के बाद में ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ब्लड के पास में कोगुलेशन या क्लॉटिंग होता है, जिसके जब ट्रामा या इंजरी के रिस्पॉन्स में क्लॉटिंग या कोगुलेशन होने लगता है। अब इस मैकेनिज्म को यानी कि क्लॉटिंग को प्रिवेंट यानी कि क्या कहते हैं ब्लड को फ्लो करने से रोकने के लिए, ताकि ज़्यादा ब्लड लॉस ना होने पाए, तो हमारे पास में एक स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। तो कैस्केड प्रोसेस क्या होती है? बहुत सारे एंजाइम से जुड़ी हुई एक रिएक्शन होती है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। इसमें बहुत सारे हमारे पास फैक्टर इन्वॉल्वमेंट होते हैं जो कि प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। और तो कौन कौन है? तो हमारे पास में एक थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है। थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और जो थ्रोम्बिन होता है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। तो थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदल देता है। और फाइब्रिन क्या करता है? कट वाली जगह पर
प्लेटलेट्स को ट्रैप करके एक डार्क रेडिश ब्राउन का स्कम बना देता उस जगह पे, ताकि कुछ समय के बाद में ब्लड बहना रुक जाता है। तो इस दौरान में टिश्यू से भी निकलने वाले कुछ फैक्टर होते हैं जो कोगुलेशन को इनिशिएट करते हैं। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो इनिशिएट कोगुलेशन। यहाँ पर कैल्शियम आयन भी जो है क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो हमारे पास में थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम आता है। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, और थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलता है। तो यहाँ पर हमारे पास में कौन है, थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, प्रोथ्रोम्बिन में बदलता है। और इधर जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन जो फाइब्रिन में बदलता है, किससे, थ्रोम्बिन की वजह से। और फाइब्रिन जो होता है क्या बना देता है, डार्क रेडिश ब्राउन कलर का स्कम, डार्क रेडिश ब्राउन कलर्ड स्कम एट साइट ऑफ इंजरी, इंजरी की जगह पर हमारा जो है फाइब्रिन बन जाता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड। फाइब्रिन क्या है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड। ठीक है। तो एक हमारे पास में दूसरा जो फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो blood passes through the capillaries and tissue, some water along the many small water soluble substances moved into the space between the cells of tissue, leaving the larger protein, most of the formed element in the blood vessels. The fluid released out called the interstitial fluid or tissue fluid. It is same mineral distribution as in plasma. Exchange nutrition gases between the blood and cells always occurs through this fluid. A elaborate network of vessels called lymphatic system collect fluid and drains it back to the major veins. Fluid present in the lymphatic system is called as lymph. Lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocytes which is responsible for immune response of the body. Lymph is an also important carrier for nutrition, hormone. Fat are absorbed through the lymph in a lacteal present in the intestinal villi. तो क्या कहते हैं, लिम्फ जो है एक तरीके का टिश्यू फ्लूइड होता है। ब्लड के साथ जब ब्लड कैपिलरी में जब ब्लड जो है कैपिलरी के थ्रू टिश्यू में जब फ्लो करता है, टिश्यू तक अपना न्यूट्रिशन फ्लो कराता है, तो कुछ वाटर और कुछ स्मॉल अमाउंट में जो है क्या कहते हैं, आपका टिश्यू के बीच में वाटर लीक करने लगता है। और टिश्यू के साथ साथ टिश्यू में लार्जर प्रोटीन भी लीक करने लगते हैं, कहाँ से, कैपिलरी से। ठीक है। तो ये फ्लूइड को तो यहाँ पे आपका जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन होता है, वाटर और लार्जर प्रोटीन होती हैं। तो इसमें कौन कौन होता है, वाटर प्लस लार्जर प्रोटीन, ये जो है हमारे पास में लीक करने लगती हैं। इसका कंपोजिशन सेम होता है, सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। इसका सेम कंपोजिशन प्लाज्मा का होता है एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन। आरबीसी और कुछ प्रोटीन को छोड़ दिया जाए तो इसका लिम्फ का कंपोजिशन और प्लाज्मा का कंपोजिशन सेम होता है। ये लिम्फ भी क्या करता है, न्यूट्रिएंट गैसेज का एक्सचेंज करता है ब्लड और सेल के बीच में। इनके पास में एक नेटवर्क पाया जाता है वेसल्स का, जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को कलेक्ट करता है और दोबारा भेज देता है बड़ी बड़ी मेजर वेन में। मेजर वेन कौन यहाँ पर होगा, वेना केवा में भेज दिया जाता है। और लिम्फ क्या है, तो जो फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लिम्फ। लिम्फ क्या कलर्ड फ्लूइड होता है, इसके पास में स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट होती हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। लिम्फ जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरियर है किसके लिए, न्यूट्रिशन और हार्मोन के लिए। फैट जो है लिम्फ के थ्रू एक लैक्टियल वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो लैक्टियल वेसल्स कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल विलाई में। तो हमारे पास में अब देखते हैं आगे सर्कुलेटरी पाथवे।
सर्कुलेटरी पाथवे दो तरीके के होते हैं, एक ओपन होता है, क्लोज्ड होता है। ओपन सर्कुलेटरी पाथवे कहाँ आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाया जाता है, जहाँ पर ब्लड जो है हार्ट के द्वारा पंप तो किया जाता है, कहाँ पर एक बड़ी बड़ी वेसल्स में, जो ओपन स्पेसेज में या बॉडी कैविटी में, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, वहाँ पर छोड़ दिया जाता है। एनेलिडा और कॉर्डेटा। एनेलिडा कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पर ब्लड पंप करता है हार्ट हमेशा एक क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में। तो इस पैटर्न को बोलते हैं, ये पैटर्न जो मोर एडवांटेज है फ्लो ऑफ ब्लड को, यानी कि मोर प्रिसाइज रेगुलेटर होता है। तो दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन है, जहाँ पर लार्जर वेसल्स में हार्ट ब्लड को पंप करता है। और वो लार्जर वेसल्स कहाँ पे जाती हैं, ओपन स्पेसेज में, बॉडी कैविटी में ओपन होती है, जिनको साइनसेस बोलते हैं। एनेलिडा और कॉर्डेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जहाँ पर ब्लड पंप किया जाता है किसमें, एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में। ये पैटर्न जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज इसका है, और ये ज़्यादा मोर प्रिसाइज रेगुलेटेड होता है। सारे वर्टिब्रेटा में मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। फिश के पास में दो चैम्बर हार्ट होता है, जिनमें एक अट्रिया एक वेंट्रिकल होती। एम्फीबिया और रेप्टाइल में अगर क्रोकोडाइल को छोड़ दिया जाए तो तीन चैम्बर का हार्ट पाया जाता है, क्रोकोडाइल के पास में चार चैम्बर का हार्ट होता है। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल में क्रोकोडाइल को छोड़ के तो उसके पास तीन चैम्बर का हार्ट, जिनमें दो अट्रिया और सिंगल वेंट्रिकल होती है। जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल में चार चैम्बर का हार्ट होता है, जिनमें दो अट्रिया दो वेंट्रिकल होती हैं। फिशेज में जो हार्ट होता है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, क्योंकि ये दो चैम्बर का है। तो ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेशन किया जाता है गिल्स के द्वारा और बॉडी को सप्लाई कर दिया जाता है। जबकि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दोबारा हार्ट को सिंगल सर्कुलेशन, इस दोबारा हार्ट को भेज दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। एम्फीबिया और रेप्टाइल में लेफ्ट अट्रिया क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करती है, कहाँ से, गिल्स, लंग्स या स्किन से, गिल्स, लंग्स या स्किन से रिसीव करती है। और राइट अट्रिया जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, कहाँ से, बॉडी पार्ट से। तो यहाँ पे जो है ब्लड जो है मिक्स हो जाता है, कहाँ, सिंगल वेंट्रिकल में जब आएगा तो मिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके के सर्कुलेशन को बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। बर्ड और मैमल में ऑक्सीनेशन और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, ऑक्सीनेशन किया जाता है लेफ्ट अट्रिया के द्वारा, ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट होता है लेफ्ट अट्रिया में, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट रिसीव किया जाता है राइट अट्रिया में। फिर आगे वेंट्रिकल में पास होता है सेम साइड में, तो लेफ्ट अट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट अट्रिया से राइट वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल जो है पंप करते बिना किसी ब्लड को मिक्स किए हुए दो अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवे में। इस वजह से बर्ड हो गया, मैमल हो गया और क्रोकोडाइल हो गया, इनमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो हम बात करने वाले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में एक मस्कुलर चैम्बर हार्ट होता है और क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड होता है, जो फ्लूइड है जो इसमें सर्कुलेट होता रहता है। हार्ट जो है मीजोडर्मल ओरिजिन है, ये थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है, दो लंग्स के बीच में। ये स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट साइड में। इसका साइज जो है क्लेंच्ड फिस्ट यानी बंद मुट्ठी के आकार का होता है, और इसको डबल मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट करती है। डबल मेम्ब्रेन का नाम है पेरिकार्डियम। इस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारे हार्ट के पास में चार चैम्बर होते हैं, दो ऊपर स्मॉल अपर चैम्बर होते हैं अट्रिया, दो लार्जर लोअर चैम्बर होते हैं वेंट्रिकल, एक थिन मस्कुलर वाल जिसको बोलते हैं इंटर अट्रियल सेप्टम, जो राइट और लेफ्ट अट्रिया को सेपरेट करती है। जबकि एक थिक वॉल इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, जो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करती है। अट्रिया और वेंट्रिकल जो है सेम साइड के होते हैं, इनको एक थिस फाइब्रस टिश्यू से सेपरेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं अट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो हर सेप्टा जो है, ईच सेप्टा प्रोवाइड ओपनिंग थ्रू आ टू चैम्बर आर द सेम साइड कनेक्टेड। तो ये सेप्टा जो है सेम साइड के चैम्बर को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ओपनिंग बिटवीन द राइट अट्रिया और राइट वेंट्रिकल के ओपनिंग को गार्ड किया जाता है तीन मस्कुलर फ्लैप या कस्प के जरिए से, तो उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल। तो राइट अट्रिया और राइट वेंट्रिकल की साइड में एक वाल पाई जाती है, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल। जबकि बाइकस्पिड वाल या मिट्रल वाल जो होती हैं वो लेफ्ट अट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल को गाइड करती है। तो राइट अट्रिया राइट वेंट्रिकल के साथ में, राइट अट्रिया राइट वेंट्रिकल की साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होती हैं, जबकि लेफ्ट अट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के साइड में बाइकस्पिड वाल्व होती है। तो ओपनिंग ऑफ राइट अट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती हैं, राइट अट्रिया और राइट, उसका ओपनिंग कहाँ पे होता है, पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में। तो राइट अट्रिया और राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल कहाँ पे ओपन होती है, पल्मोनरी आर्टरी में। और आपका क्या है,
ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो एरोटा में ओपन हो जाती है विद द सेमी लूनर वाल। तो इधर हमारे पास में राइट वेंट्रिकल जब पल्मोनरी आर्टरी के साथ में जाते हैं तो वहाँ पर एक वाल पाई जाती है जिसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल। और इधर भी हमारे पास में कौन है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल जब एरोटा में जब जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब एरोटा के साथ संपर्क बनाती है तो वहाँ पर भी सेमी लूनर वाल पाए जाते हैं। द वाल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये वाल्व क्या करते हैं, ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं फ्लो करना, अट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी या एरोटा में। ये वाल्व जो होती हैं बैकवर्ड फ्लो को रोकती हैं। इंटायर हार्ट जो है पूरा का पूरा हार्ट बना होता कार्डिक मसल से। तो हार्ट में पाई जाती हैं कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स कैसे होती हैं, स्ट्रेटेड होती हैं और इनवॉल्यूंटरी होती हैं। वेंट्रिकल की जो वाल होती है थिक होती है अट्रिया के कंपेयर में। इसके पास में स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर पाया जाता है जिसको बोलते हैं नोडल टिश्यू, जो हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और एक पैचेज टिश्यू का पैचेज पाया जाता है राइट अट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में जिसको बोलते हैं एसे नोड। एसे नोड कहाँ होता है, राइट अट्रिया के राइट अपर कॉर्नर में होता है। एक दूसरा जो टिश्यू का पैचेज पाया जाता है जो राइट अट्रिया के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में होता है जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बिल्कुल पास होता है जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। और बंडल ऑफ नोडल फाइबर एवी बंडल, फिर एवी नोड से यानी कि एवी नोड से आपका क्या होगा एसे नोड से आपका जाएगा एवी नोड से जाता है हमारे पास में एवी बंडल हो जाता है। एवी बंडल में हमारे पास में फिर आगे चल करके परकिंजे फाइबर में हमारा जो वेंट्रिकल में ऐसे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है निम्पल्स को। ठीक है, तो another mass of tissue is in the lower left corner right atria close to the atrioventricular septum called atrioventricular node. A bundle of nodal fiber atrioventricular fiber या bundle continue form a AV node which passes through atrioventricular septa to emerge on top of the interventricular septum and immediately divide into right and left bundle. These branches gives rise to minute fiber through out the ventricular musculature of respective side called Purkinje fiber. तो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो एवी बंडल है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट बंडल में, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आगे चल करके परकिंजे फाइबर जो है अपने रिस्पेक्टिव साइड में छोटे छोटे फाइबर और देते हैं, कौन, लेफ्ट और राइट बंडल, जिनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर। द नोडल मस्कुलेचर जो है इसके पास एबिलिटी होती है कि एक्शन पोटेंशियल को बिना एक्सटर्नल स्टिमुलाई के जनरेट कर सके, तो इसको बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल। तो हार्ट कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जो होता है जनरेट करता है इसका माइन्यूट वेरी डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम। ऐसे नोड जनरेट करता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितना, 70 से 75 पर मिनट। ये इनिशिएट करता है, मेंटेन करता है हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल हार्ट की एक्टिविटी को रिदम में रहे, यानी कि रिदम कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करने का काम करता है कौन, एसे नोड। इस वजह से इसको बोलते हैं पेसमेकर बोलते हैं। हमारा हार्ट नॉर्मली 70 से 75 टाइम 1 मिनट में बीट करता है, एवरेज जो होती है 72 बीट्स पर मिनट होती है। अब आगे देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या बताता है कि हार्ट कैसे काम करता है, इसके बारे में बताता है। तो हार्ट के पास में 4 चैम्बर होते हैं। अब चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो शुरुआती समय में जो है जॉइंट डायस्टोल होता है। जॉइंट डायस्टोल में क्या होते हैं, चारों के चारों चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं। ब्लड जो है पल्मोनरी वेन और वेना के वास्ते लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल में आते हैं। कहाँ से, लेफ्ट और राइट अट्रिया से, यानी कि लेफ्ट अट्रिया से ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए से हमारा कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और राइट अट्रिया से बाइकस्पिड वाल्व के जरिए से राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आता है। तो सेमी लूनर वाल्व जो होती हैं इस कंडीशन में क्लोज होती हैं, यानी कि जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में सेमी लूनर वाल्व क्लोज होती हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होती हैं। एसए नोड जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है जिसकी वजह से दोनों अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जिसको बोलते हैं अट्रियल सिस्टोल। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का जो फ्लो है वेंट्रिकल में वो लगभग 30% बढ़ जाता है। एक्शन पोटेंशियल जो है वेंट्रिकुलर साइड में एवी नोड और एवी बंडल, फिर बंडल ऑफ हिच, फिर आगे चल करके पूरा वेंट्रिकल के मस्कुलेचर को सप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं
जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और अट्रिया जो होती है, जब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है तब अट्रिया जो है रिलैक्स कर रही होती हैं, जिसको बोलते हैं अट्रियल डायस्टोल। अट्रियल डायस्टोल जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ में कॉइंसाइड करता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है क्या करेगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ता है और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाती हैं और बाइकस्पिड वाल्व बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बैक फ्लो जो है एट्रिया में नहीं जा पाता है। और वेंट्रिकुलर प्रेशर जब बढ़ता है तो सेमील्यूनर वाल्व जो होती हैं वो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड में एरोटा की तरफ ओपन हो जाती हैं। तो इस दौरान में एक साउंड आती है, इसको बोलते हैं लब साउंड। लब साउंड कब आएगा, जब हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व बाइकस्पिड वाल्व क्लोज बंद होती हैं और ब्लड जो है वेंट्रिकल से इन वेसल्स में सर्कुलेटरी पाथवे से अपना फ्लो चला जाता है, यानी कि हमारा क्या कहते हैं लेफ्ट साइड से एरोटा में सेमील्यूनर वाल्व के जरिए से और राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है। तो ये वेंट्रिकल जो है अब रिलैक्स कंडीशन में हो जाते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर अब धीरे धीरे घटने लगता है और सेमील्यूनर वाल्व क्लोज हो जाती हैं। अब जैसे ही ब्लड फ्लो का ये सेमील्यूनर वाल्व क्या करती हैं, वेंट्रिकल में दोबारा ब्लड जाने से उनको रोक देती हैं। वेंट्रिकुलर प्रेशर धीरे धीरे घटता है और ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व दोबारा ओपन हो जाती हैं। प्रेशर अट्रिया का जो है धीरे धीरे अट्रिया प्रेशर लगाती है, ब्लड के द्वारा लगाया जाता है। अब फिर क्या होगा, आपका अट्रिया पूरी तरीके से खाली हो जाएगा और वेन के जरिए से दोबारा अट्रिया में ब्लड आ जाता है। ब्लड जो है एक बार फिर से वेंट्रिकल में जाता है। इस तरीके से वेंट्रिकल और अट्रिया अब दोबारा फिर जो है ज्वाइंट डायस्टोल में आ जाती हैं। ऐसे नोड फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और ये इवेंट लगातार चलता रहता है। सीक्वेंस इवेंट का हार्ट का जो होती साइक्लिक कंडीशन में होती है, इस वजह से को बोलते हैं कार्डिक साइकिल बोलते हैं। इसके पास में सिस्टोल और डायस्टोल अट्रिया और वेंट्रिकल दोनों करती हैं। दोनों अट्रिया सिस्टोल करेंगे, दोनों वेंट्रिकल डायस्टोल करती हैं। तो हार्ट बीट लगभग 72 टाइम्स पर मिनट होती हैं। अब बहुत सारी कार्डिक साइकिल जो है 1 मिनट में परफॉर्म। कार्डिक साइकिल क्या होती है कि हार्ट की जो एक्टिविटी हैं वो 1 मिनट में कितना कर रही है। तो कार्डिक साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक, तो कार्डिक साइकिल यानी कि कार्डिक साइकिल के दौरान में हर वेंट्रिकल लगभग 70 ml ब्लड को पंप करती है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम हार्ट रेट से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ हार्ट बीट से, तो उसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट। तो कार्डिक आउटपुट क्या होता है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाई स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसको बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट जो है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाई आउट ऑफ द ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड एवरेज 500 ml और 5 लीटर। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है लगभग 5 लीटर होता है एक हेल्दी इंसान का। तो बॉडी के पास एबिलिटी होती है कि वो स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट को दोनों को चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी चेंज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट जो है एथलीट का ज़्यादा होता है एक ऑर्डिनरी मैन के कंपेयर में। हर कार्डियक साइकिल के दौरान में 2 प्रोमिनेंट साउंड आती हैं जो आसानी से स्टेथोस्कोप से सुनी जा सकती हैं। पहली जो हार्ट साउंड होती है वो लब होती है, जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के क्लोज होने से संबंध रखती हैं। दूसरी जो साउंड होती है जिसको डब बोलते हैं, जो सेमील्यूनर वाल्व के क्लोज होने से जुड़ी होती हैं। ये साउंड का यूज हम क्लिनिकल डायग्नोसिस में करते हैं। EEG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो पेशेंट को हम मॉनिटरिंग मशीन में जब रखते हैं तो वोल्टेज जो है स्क्रीन के ऊपर अपना इसको देखा जाता है, वहाँ पे साउंड आती है पिप 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 पिप, और पेशेंट जब अरेस्ट में होता है तो साउंड आती पी। ठीक है, इस टाइप की मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो सारी रीडिंग देती है। और जो हमको ग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का उसको बोलते हैं ECG। तो स्टैंडर्ड ECG के पास में क्या होता है, स्टैंडर्ड ECG के पास में स्टैंडर्ड ECG में पेशेंट को एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है और इसमें 3 इलेक्ट्रिकल लीड होती हैं। उनमें से एक जो है 1 to ईच रिस्ट यानी कि दोनों हाथों की रिस्ट से जोड़ा जाता है, एक जो है लेफ्ट एंकल से। और फिर हम हार्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं और हार्ट के फंक्शन को हम डिटेल समझ सकते हैं। और मल्टीपल लीड लगाई जाती हैं चेस्ट रीजन में, जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड ECG के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, P Q, हमारे पास में क्या है P
QRST। तो पी रीजन क्या बताता है? अट्रियल सिस्टोल, अट्रियल सिस्टोल को बताता है। ये QRS कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को बताता है। और जो टी वेव होता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल को, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को बताता है। तो ईसीजी में लेटर जो पी से टी तक है इनका अपना ये जो है हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बतलाते हैं। पी वेव जो है वो क्या करता है? अट्रिया के डीपोलराइजेशन को यानी कि अट्रियल सिस्टोल को बताता है, जिसमें अट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया, या अट्रिया का एक्साइटेशन होने लगता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को बतलाता है, जिसमें वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यानी इसी को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। और जो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर सिस्टोल शुरू हो जाता है। टी वेव जो है, टी वेव बताता है रीपोलराइजेशन को। टी वेव ये बताता है कि सिस्टोल खत्म हो चुका, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर काउंट करते हैं, नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अगर हम काउंट करते हैं दिए गए समय में, तो हमको ये पता चल जाती है कि उस इंडिविजुअल की हार्ट बीट क्या है। तो ईसीजी जो है वो अलग अलग इंडिविजुअल से रफली जब देखते हैं तो सेम शेप में देखने को मिलती है। अगर इनमें कोई भी डेविएशन अगर देखने को मिला तो एबनॉर्मेलिटी या डिजीज़ को बतलाती है, जिसका यूज ईसीजी का क्लिनिकल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। डबल सर्कुलेशन, तो ब्लड फ्लो जो है blood flow is strictly fixed route through blood vessels, that is artery and veins. Basically each artery and veins consist of 3 layers: inner lining of squamous endothelium, tunica intima; middle layer of smooth muscles, elastic fiber, tunica media; and external layer fibrous connective tissue, collagen fiber, tunica externa. Tunica media is comparatively thin in veins. तो ब्लड का जो फ्लो है एक फिक्स रूट्स में होता है ब्लड वेसल्स के जरिए से, जिनमें आर्टरी और वेन आती हैं। तो हर आर्टरी और वेन के पास में 3 लेयर होती हैं, और उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं टूनिका इंटीमा, जो स्क्वेमस एंडोथेलियम से बनती है। और जो मिडिल वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं टूनिका मीडिया, जो स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर से बनती है। और सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं टूनिका एक्सटर्ना, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर से बनती है। टूनिका मीडिया जो होती है वेंस में कंपेरेबली पतली होती है। द ब्लड पम्प्ड थ्रू द राइट वेंट्रिकल enters through pulmonary artery, whereas the left ventricle pumps blood into the aorta. तो क्या कहते हैं, ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में एंट्री करता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जो है एरोटा में जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी में पंप किया जाता है, वो लंग्स को जाता है, लंग्स में उसका ऑक्सीजनेशन होता है, फिर वहाँ पे पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट से, लंग्स से, फिर लेफ्ट एट्रिया में पल्मोनरी वेन आकर के ओपन हो जाती हैं। तो इस बात को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ चालू हुआ? पल्मोनरी सर्कुलेशन चालू हुआ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, हाँ, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से कहाँ चालू हुआ? पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, और लंग्स से क्या हो? पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्टरिया। इस पाथवे को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एरोटा में एंट्री करता है नेटवर्क ऑफ आर्टरी, एट्रियोल, कैपिलरी से, जहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कलेक्ट किया जाता है सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, वेन्स, वेना केवा, फिर आगे चल के राइट एट्रियम में आकर के ओपन हो जाता है। इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो 2 तरीके का सर्कुलेशन हो गया, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और इसेंशियल सब्सटेंस जो टिश्यू को चाहिए, CO2, और हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो इससे एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। तो एक यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लीवर के साथ में, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, जिसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या करता है? ब्लड को इंटेस्टाइन से लीवर को डिलीवर करता है एक सिस्टमिक सर्कुलेशन के जरिए से, इसको बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। एक स्पेशल कोरोनरी सिस्टम पाया जाता है जो हमारी बॉडी में एक स्पेशल तरीके का होता है, जो हार्ट की मसल्स को, ब्लड को पहुंचाता है। तो यहाँ पर ये हमको पल्मोनरी वेन दी गई है, ये डोर्सल एरोटा है, ये डोर्सल एरोटा है, ये हमको जो दिया गया बॉडी पार्ट है,
ये हमको जो दिया गया है ये वेना केवा है, ये पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स हो गए, ये हार्ट है। ठीक है। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन क्या है? नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट regulated by intrinsically auto regulated specialized muscles nodal tissue, hence heart is a myogenic. Special neural system in medulla oblongata can moderate the cardiac function through autonomic nervous system. Neural signals to sympathetic nerve part of ANS increase the rate of heartbeat, strength of ventricular contraction and cardiac output. Parasympathetic nervous system neural signal another part of the ANS decrease the rate of heart rate, speed of conduction of the action potential and cardiac output. Adrenally medullary hormone increases the cardiac output. तो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास में जो हार्ट की जो नॉर्मल जो एक्टिविटी होती है वो अपने आप रेगुलेटेड होती है, जिसको बोलते हैं हार्ट कैसा है, ऑटो रेगुलेटेड होता है। इसके पास में एक स्पेशल मसल्स होती हैं, इसको नोडल टिश्यू बोलते हैं। इसी वजह से हार्ट जो है मायोजेनिक होता है। स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा में, जो कार्डियक फंक्शन को रेगुलेट करता है। किसके जरिए से? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के जरिए से। न्यूरो सिग्नल जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर से आता है वो क्या करता है? हार्ट बीट को बढ़ाता है। हार्ट बीट को बढ़ाएगा जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा क्या करता है? हार्ट रेट को घटाता है और एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन को भी घटा देता है और कार्डियक आउटपुट भी घट जाता है। एड्रिनल मेडुलरी जो हार्मोन होते हैं कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। अब डिसऑर्डर देख लेते हैं। हाई बीपी यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए 120 सिस्टोलिक होता है, 80 डायस्टोलिक होता है, ये नॉर्मल होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर है तो उसको आप हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो 120 mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी प्रेशर, ये सिस्टोलिक होता है। 120 सिस्टोलिक होता है पंपिंग प्रेशर और 80 mmHg डायस्टोलिक होता है यानी रेस्टिंग। अगर इसको ब्लड प्रेशर जो है अगर रिपीटेड चेक, अगर ब्लड प्रेशर को इंडिविजुअल को अगर बार बार चेक किया जाता, अगर उसका 140/90 आता है यानी 140 जो है सिस्टोलिक, 90 जो है डायस्टोलिक अगर आता है या इससे ज़्यादा आता है तो हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट डिजीज होती हैं और उसके साथ साथ वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन और किडनी को भी इफेक्ट करती हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है इसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें जो ब्लड वेसल सप्लाई हार्ट की मसल्स को ब्लड की सप्लाई इफेक्ट हो जाती है। इसमें ब्लड वेसल्स में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होने लगता है, जिसकी वजह से आर्टरी का लुमेन नैरो होता है। एंजाइना यानी इसको आप एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। ये एक एक्यूट चेस्ट पेन होता है जिसमें जब कोई ऑक्सीजन इनफ ऑक्सीजन रीचिंग टू द हार्ट मसल, जब कोई इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती हार्ट मसल्स को तब एक अचानक पेन होता है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना जो है वोमेन में किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा जो कॉमन है वो मिडिल एज में और एल्डरली में कॉमन है। ये जो होता है कंडीशन है जो हमारे ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है, उसको हमारी एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट फेल्योर में क्या है कि हार्ट जो है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो इस कभी कभी जब पंप नहीं कर पाता तो उसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। क्यों होता है? क्योंकि लंग्स जो होते हैं कंजेशन में आ जाते हैं। तो ये भी कंजेशन ऑफ द लंग्स भी एक मेन सिम्टम्स होता है हार्ट फेल्योर का। हार्ट फेल्योर जो है नॉट सेम एज ए कार्डिक अरेस्ट, ये कार्डिक अरेस्ट ऐसा नहीं होता। कार्डिक अरेस्ट में क्या है, हार्ट बीट करना, हार्ट पंप करना ही बंद कर देता। हार्ट अटैक में क्या है, हार्ट के मसल्स अचानक डैमेज हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई यानी कि उसको सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ।